हेलो एंड वेलकम टू टैलेंट ट्यूटोरियल्स। ये कंप्यूटर साइंस क्लास 9-10 आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए वीडियो लेक्चर सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। यदि आपने पहले दो वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले उन दो वीडियोस को देखें, जिससे कि आपको एक बिगिनिंग से स्क्रैच से जो है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या क्या रिक्विजिट है और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं आपको समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे वीडियो का एजेंडा है कि हम जावा क्या है ये जानें और उनके जावा के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानें, ठीक है। और उसी सीरीज़ में जो जो चीज़ें आगे आती जाएंगी उससे मैं एक्सप्लेन करूँगा। फिर हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे और उस प्रोग्राम को करने के बाद हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जावा क्या है। तो जावा इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। मैंने आपको बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह की होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इजी टू लर्न, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू राइट, इजी टू डिबग, यानी उसे समझना आसान है, उसे सीखना आसान है। जब सीखना आसान होगा तो लिखना भी आसान होगा, और यदि प्रोग्राम लिखने वक्त हमसे कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को सुधारना भी आसान होगा, राइट। ये हाई लेवल लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं। लो लेवल लैंग्वेज डिफ़िकल्ट टू लर्न, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफ़िकल्ट टू राइट एंड डिफ़िकल्ट टू डिबग। तो ये डिफरेंस के रूप में भी हम यूज़ करते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब जावा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है या जावा के फीचर्स क्या क्या हैं, तो मैं आपको बता दूं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर जो पहले से लिखा हुआ, एक्चुअली मैंने पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था पर उसमें ऑडियो की क्वालिटी सही नहीं थी, तभी मैंने ये सारी चीज़ें लिखी थी। तो मैंने सोचा इसी को यूज़ कर लूँ, ठीक है। इसी को मैं यूज़ करूँगा क्योंकि फिर टाइम भी बचेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जावा यहाँ मैं लिख देता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जावा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जावा, ठीक है। अब जावा की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ये केस सेंसिटिव क्या होता है, तो इससे पहले समझते हैं। केस सेंसिटिव मीन्स जावा में कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों को अलग अलग तरीके से बिहेव किया जाता है। जैसे कि मैं कोई नाम लिखता हूँ राम, और RAM कैपिटल में मैंने लिख दिया राम, ये दोनों अलग अलग समझे जाते हैं, ठीक है। कहने का दोनों राम ही है, बट राम का पहला कैरेक्टर कैपिटल है, बाकी दो कैरेक्टर जो है वो स्मॉल है। पर दूसरे राम में देखें तो तीनों कैरेक्टर क्या है, कैपिटल में है। तो जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यहाँ पर कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं जिस सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा हूँ इसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। यदि किसी के पास एप्पल का जो है मैकबुक एयर है, ठीक है, मैकबुक है, तो उसमें iOS है। कोई यदि हैकिंग का काम करता है या कोई सर्वर पर काम करता है तो उसके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में जो है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली पाया जाता है या यूनिक्स पाया जाता है। तो ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, इनको हम कहते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो जावा क्या है ना कि जावा में लिखा हुआ कोई कोड या जावा प्रोग्रामिंग को यूज़ करके जब हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो वो विंडोज़ में भी रन करेगा, वो iOS में भी रन करेगा, वो लाइनक्स में भी रन करेगा और यूनिक्स में भी रन करेगा, ठीक है। यही है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब, ठीक है। अब देखते हैं जावा वर्क्स ऑन वोरा, राइट वंस रन एनीवेयर। अभी तो हमने सीखा कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि हम एक बार जब कोड को लिख लेते हैं, एक बार हम प्रोग्राम को बना लेते हैं तो उससे हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग जगह पर यूज़ कर सकते हैं। तो राइट वंस रन एनीवेयर, इट मीन्स कोड की जो रीयूजेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। जावा यूजेज यूनिकोड, ठीक है। ये यूनिकोड वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि नॉर्मली हम आस्काई वैल्यू के बारे में पढ़ते हैं। आस्काई वैल्यू क्या होता है ये मैं थोड़ा यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड
फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, आस्काई। जैसे कि आप लैपटॉप में देखते हो ना, स्मॉल ए और कैपिटल ए, तो लैपटॉप स्मॉल कैपिटल कुछ नहीं समझता, वो तो आपके कीबोर्ड पे एक स्टिकर चिपका हुआ है कि इसे प्रेस करने पर आपको ए आ जाएगा, शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर कैपिटल ए आ जाएगा। पर डेसिमल में इसका वैल्यू क्या होता है? नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ये सब मैंने बताया है अपने पिछले वीडियोज़ में, आप वहाँ पर जाके देखें। तो ये जो कंप्यूटर है, प्रोसेसर जो है, वो क्या समझता है? तो वो इसे समझता है 97, और कैपिटल ए को क्या समझता है? 65। अब यहीं से आप जो है बढ़ते चले जाओ, यदि जेड पे जाते हो तो ये होता है आपका 122, और यहाँ यदि ये स्मॉल जेड है, और कैपिटल जेड पे जाते हो तो ये आपका हो जाता है 90। ठीक है, तो ये आपका जो है कैपिटल ए 65, कैपिटल बी 66, कैपिटल सी 67, इस तरह बढ़ते चले जाओ आप, ये मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा। तो ये आस्काई वैल्यू है। अब इस डेसिमल वैल्यू को जो है बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि कंप्यूटर तो मशीन है, वो सिर्फ बाइनरी समझता है। इसके लिए हमारे पास ट्रांसलेटर है, या तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबली लैंग्वेज, ये सब चीज़ें हैं, असेंबलर है। तो वो यूनिकोड जो होता है ना, यूनिकोड भी एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है जो हर एक नंबर को, हर एक डिजिट को, हर एक कैरेक्टर को जो है अलग अलग वैल्यू असाइन करता है। ठीक है, तो जावा उस यूनिकोड को यूज करता है। अब आगे चलते हैं। जावा यूजेस यूनिकोड। जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग, यानी क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आता है। अब ये क्लास क्या होता है? तो क्लास जो है A+B, एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर का क्या होता है? सेट होता है। अब बोलोगे सर एट्रीब्यूट्स क्या है और बिहेवियर क्या है? तो एट्रीब्यूट्स मीन्स वेरिएबल्स, बिहेवियर मीन्स फंक्शंस। एट्रीब्यूट मीन्स बिहेवियर, एट्रीब्यूट मीन्स वेरिएबल्स, बिहेवियर मीन्स फंक्शन। अब बोलोगे सर ये वेरिएबल क्या है और फंक्शन क्या है? तो हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मैं एक कुत्ते के बारे में बोलूं, एक डॉग है, ठीक है, उसको देखने के बाद उसके कुछ चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, जैसे उसका कलर, उसका टेल लेंथ, पूंछ की साइज, आई कलर, ब्रीड, किस ब्रीड का है वो। ठीक है, ये तो उसके क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं, देखने से जो हमें पता लगता है। बिहेवियर क्या है? या तो वो भौंकेगा, बार्किंग, और या फिर बाइटिंग। ठीक है, वो आपको काट लेगा। तो दो चीज़ें। इसी तरह मैं स्कूल का एग्जाम्पल दूं आपको, तो स्कूल में एट्रीब्यूट्स क्या क्या है? स्टूडेंट्स, टीचर्स, नंबर ऑफ क्लासरूम, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, प्लेग्राउंड, जो आपको दिख रहा है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बिहेवियर क्या क्या है? तो स्कूल में क्या होता है? टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, तो दो चीज़ों का सेट, एक पार्ट जो एट्रीब्यूट्स है, दूसरा पार्ट जो बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है कि वो करता क्या है। जैसे मैं एक फैन की बात करूं, फैन किसी भी कंपनी का हो सकता है, बजाज का हो सकता है, क्रॉम्पटन का हो सकता है, या फिर हेवल्स का हो सकता है, ऊषा का हो सकता है, ये कंपनी का नाम है। अब देखो कि इसमें नंबर ऑफ ब्लेड्स, तो फैन में जो है यदि स्टैंड फैन है तो 2 ब्लेड्स वाले भी आते हैं, और ऐसे 3 ब्लेड्स या 4 ब्लेड्स वाले फैन आते हैं। कलर, ये हो गए इसके एट्रीब्यूट्स, ये बदलता रहता है। पर बिहेवियर क्या है? बिहेवियर है कि ये एयर को रोटेट करता है, राइट। तो क्लास इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हम आगे भी देखेंगे। आज मुझे जावा समझाना है कि जावा क्या है। तो यानी जो चीज जिसका नंबर बदलते रहता है, ठीक है, किसी क्लास का नंबर बदलते, वेरिएबल का वैल्यू बदलते रहना, वो एट्रीब्यूट्स है। और बिहेवियर मीन्स वहां क्या होता है, ये फंक्शन है, या वो क्या करता है, ये फंक्शन है। अब देखते हैं जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन, या जेवीएम को ही जावा इंटरप्रेटर कहते हैं। अब ये है क्या? तो सबसे पहले हम थोड़ा नीचे देखते हैं। सोर्स कोड, बाइट कोड, मशीन कोड। सोर्स कोड क्या होता है? मैं जो कोई कोड लिखता हूं, कोई प्रोग्रामर जो कोई कोड हाई लेवल लैंग्वेज में लिखता है, वो है सोर्स कोड। अब कोई मुझसे पूछ सकता है कि सर क्या लो लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड सोर्स कोड नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि लो लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड सोर्स कोड नहीं है। क्योंकि लो लेवल का मतलब हो गया, या तो आप मशीन लैंग्वेज में ही लिख रहे हो, 0-1 का इस्तेमाल करके लिख रहे हो, तो जब वो 0-1 पहले से है तो उसे कन्वर्ट किस में करोगे? फाइनली मशीन 0-1 ही तो समझता है, तो आप 0-1 को 0-1 में थोड़ी कन्वर्ट करोगे, वो तो ऑलरेडी है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि यदि मार्केट से आप रॉ मटेरियल खरीद के लाते हो, जैसे सब्जी, आपने रॉ वेजिटेबल्स खरीद के लाया, उसे आप क्या करोगे? घर ला के धोगे,
उसकी पीलिंग करोगे, फिर उसे काटोगे, पकाओगे, फिर खाओगे, राइट। यदि आपने मार्केट से ऑलरेडी कुक्ड फूड पैक करवा के लेके आए तो क्या उसे आप पकाओगे? वो तो पहले से पका हुआ है, उसे आप खाओगे डायरेक्ट। तो लो लेवल लैंग्वेज में जो कोड है वो तो बिल्कुल ही 0-1 में लिखा होता है, उसे किसी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो सोर्स कोड रिटन बाय अ प्रोग्रामर इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज। वो हाई लेवल लैंग्वेज क्या क्या है? जावा, पाइथन, PHP, .NET, रूबी ऑन रेल्स, ठीक है, C#, ये सब क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। इसमें यदि आप कोड लिखते हो तो वो सोर्स कोड कहलाता है। तो कोड रिटन बाय अ प्रोग्रामर इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज इज नोन एज सोर्स कोड। क्लियर है? अब बाइट कोड, तो मैंने आपको बताया था कि मशीन हमारी भाषा को नहीं समझता। वट एवर वी राइट, कंप्यूटर इज अ मशीन, कंप्यूटर डजंट अंडरस्टैंड दैट। सो टू मेक द थिंग दैट वी राइट अंडरस्टैंडेबल टू द कंप्यूटर, हमें उसी की भाषा में कन्वर्ट करना होगा। हम तो नहीं कर सकते, पर हमारे पास है कंपाइलर, जो कि आप पहली वीडियो देखेंगे तो आपको ये बातें समझ में आएंगी कि आप जापान जाओगे और जापान में किसी से बात करनी है और यू डोंट नो जापानीज, देन हाउ विल यू कम्युनिकेट? सिंपली आप अपने साथ एक ट्रांसलेटर को ले जाओगे। जैसे मोदी जी अलग अलग कंट्रीज जाते हैं तो फिर क्या वो हर बात भाषा समझते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर वो अपने साथ ट्रांसलेटर लेके जाते हैं, उनके साथ एक ट्रांसलेटर की टीम होती है जो कि मोदी जी के बगल में खड़ा रहता है या रहती हैं, और वो सामने वाला जो काउंटर पार्ट कुछ बोलता है उसको कन्वर्ट करके मोदी जी को बताती हैं। फिर मोदी जी जो बोलते हैं वो ट्रांसलेट करके वो ट्रांसलेटर जो है सामने वाले काउंटर पार्ट को बताती हैं। ऐसे ही प्रोग्रामिंग में भी होता है। आप जो सोर्स कोड लिखते हो वो हाई लेवल लैंग्वेज, और हाई लेवल इसलिए कहते हैं कि वी यूज वर्ड्स, सेंटेंसेज, वैल्यूज, वेरिएबल्स दैट वी यूज इन आवर एवरीडे लाइफ, जो हम अपनी दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं कोड्स, उन्हीं भाषा को हम प्रोग्रामिंग में यूज कर रहे हैं, दैट इज सोर्स कोड। अब बाइट कोड क्या है? सोर्स कोड कंपाइल होके कन्वर्ट हो रहा है किसी कोड में, दैट इज कॉल्ड बाइट कोड, और ये एक इंटरमीडिएरी कोड होता है। ये क्या होता है? इंटरमीडिएरी कोड। अच्छा, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है? ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि जावा के पास अपना इंटरप्रेटर है जिसको बोलते हैं JVM, जावा वर्चुअल मशीन। वो क्या करता है? इंटरमीडिएरी बाइट कोड को मशीन कोड में बदल देता है, और वो मशीन कोड ऐसा होता है कि वो हर एक प्लेटफॉर्म पे रन हो जाता है, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट प्लेटफॉर्म इट रन्स। सो जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। और कोई पूछेगा सर व्हाट इज JVM? तो जावा इंटरप्रेटर इज ऑल्सो नोन एज जावा वर्चुअल मशीन। और थोड़ा और एड ऑन करके लिखना है कुछ, तो जावा वर्चुअल मशीन कन्वर्ट्स इंटरमीडिएरी बाइट कोड टू मशीन कोड, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। तो सोर्स कोड रिटन बाय प्रोग्रामर इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज, बाइट कोड इंटरमीडिएरी कोड दैट वी गेट आफ्टर कंपाइलेशन ऑफ सोर्स कोड। सोर्स कोड जब कंपाइल होता है तो बाइट कोड में बदलता है। अब कोई मुझसे पूछ सकता है कि ऊपर मैंने लिखा है कि जावा इज अ हाई लेवल लैंग्वेज एंड इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, अभी तो आप बता रहे सर कंपाइलर भी है। हाँ, जावा के पास अपना कंपाइलर भी है, यानी जावा यूजेस कंपाइलर एज वेल एज इंटरप्रेटर, ठीक है। कंपाइलर का यूज सोर्स से बाइट में करता है कन्वर्ट करने के लिए, और इंटरप्रेटर का यूज बाइट कोड से मशीन कोड के लिए करता है, ठीक है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी ना? लिखी हुई हैं, आप कॉपी भी कर लेना, और आपको लिखने में दिक्कत हो तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लो। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या कर ली? क्लियर कर ली। अब आज हम क्या करेंगे? हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने पहले बता रखा है, अच्छा, प्रोग्रामिंग टाइप्स ऑफ कोड, तो सोर्स कोड, बाइट कोड, मशीन कोड, ये तो आपको समझ में आ गया है। अब आपको ये भी समझना है कि प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्रामिंग में जो है ना, जो कोड लिखते हैं ना, एक्चुअल प्रोग्रामिंग लिखने वक्त 3 तरह के कोड होते हैं, यानी सोर्स कोड 3 तरह के होते हैं, या सोर्स कोड में हम 3 टाइप्स ऑफ कोड्स को लिखते हैं। या तो कोड सिक्वेंशियल होता है जो कि लाइन बाय लाइन चलता है, कंडीशनल होता है जो कि कंडीशन के अकॉर्डिंग रन करता है। अब बोलोगे सर कंडीशनल कोड क्या है? एग्जाम्पल लेके ही समझते हैं, बिकॉज एग्जाम्पल इज द बेस्ट वे टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। आप ऐसा सोचो कि आपको आपके माँ ने जो है शी गेव यू 1000 रुपीज़, 1000 ज़्यादा हो जाएगा, 100 रुपीज़ टू बाय मिल्क, एंड इट वॉज 6:30 AM इन द मॉर्निंग। आपको पता है कि यहाँ जो दूध की डिलीवरी होती है वो 7, 7:30 बजे के बाद ही होती है। नॉर्मली जो पैक्ड मिल्क यानी आते हैं, जो पैक्ड मिल्क का पैकेट आता है वो, तो फिर आप क्या करोगे? अपने पास की दुकान में जाओगे, वहाँ नहीं मिला, ध्यान से सुनना, कंडीशन शुरू होता है, यू विल गो टू द वेरी फर्स्ट शॉप, व्हेन यू डिड गेट अ पैकेट ऑफ मिल्क, क्या करोगे आप? यू विल गो टू द नेक्स्ट शॉप, यानी पहले में नहीं मिला था, आप आगे बढ़ गए।
मिलता तो वहीं से लेके वापस चले आते, नहीं मिला यू वेंट टू द नेक्स्ट शॉप, यू डिडंट गेट देयर, आप फिर से आपने क्या किया, वहां पर भी नहीं मिला तो आप उससे आगे गए, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास में 4-5 दुकानें थी, आपने सब जगह पूछ लिया, कहीं नहीं मिला, आप फिर खाली हाथ वापस चले आए। इसी को प्रोग्रामिंग की भाषा में इफ एल्स कहते हैं। इफ यानी मिला तो, पहले में नहीं मिला तो एल्स इफ, दूसरे में चले जाओ, नहीं मिला तो एल्स इफ, यानी जितने हैं सारे कंडीशन में चले जाके चेक कर लिया, सारी दुकानों में जाके चेक कर लिया, नहीं मिला लास्ट में तो घर में आके क्या बोलोगे, मामा आई डिडंट फाइंड मिल्क इन एनी शॉप, राइट। तो यही इफ एल्स, ये कंडीशनल है। इटरेटिव क्या होता है, एक ही चीज को बार बार करना जब तक कंडीशन मीट ना हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर टेबल लिखते हैं ना हम लोग, अच्छा बहुत सारे मैथ्स में मिसकंसेप्शन है कि टेबल 1 से लेके 10 तक, यानी 5 1 जा से लेके 5 10 जा तक को टेबल कहते हैं। सिंपली टेबल का मतलब होता है अरेंजमेंट, रोज और कॉलम्स में चीज़ों को लिखने को हम लोग टेबल कहते हैं, ठीक है, टेबुलर फॉर्म या टेबल। कोई ज़रूरी नहीं है 10 तक ही करना, 100 तक करना हो तो क्या गलत हो जाएगा वो, नहीं। एक नॉर्मल कंसेप्शन चला आ रहा है कि 1 से 10 तक ही टेबल कहलाता है, और 11 भी तो कर सकते हैं। तो आपको इसे टेबल ही लिखना हो तो आप किसी भी नंबर को लेके यूजर से 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा 8 जा 9 जा 10 जा करोगे 10 बार। क्या हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम एक बार लिख दें और 10 जा तक अपने आप कैलकुलेट कर दें? उसी को लूप कहते हैं। कंडीशन है 10 टाइम्स और शुरू करना है 1 से और इंक्रीमेंट करना है 1 का। समझ में आ रहा है आपको? तो यही है इटरेटिव, ये प्रोग्रामिंग में आप सीखेंगे। अच्छा, 2 चीज़ें और हैं, system.out.println और system.out.print में डिफरेंस। मैंने पहले ही आपको बोला कि ये वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, लेकिन वो ऑडियो प्रॉब्लम की वजह से जो मुझे फिर से इसे रिकॉर्ड करना पड़ा, इसलिए चीज़ें पहले से लिखी हुई हैं। तो system.out.println ये करता क्या है? अब ध्यान से देखो कि ये जो ln है ना, सिस्टम क्लास है, आउट उसका ऑब्जेक्ट है। जैसे कि मैंने अभी आपको क्लास ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट ऊपर सिखाया ना, स्कूल क्या है, एक स्कूल एक क्लास है। और किसी में रियल स्कूल की बात करूं, जैसे आप एक स्कूल ले लो, सेंट जोसेफ्स या कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी, सेंट पैट्रिक, या फिर आप ब्राइटलैंड स्कूल की बात कर लो, कैम्ब्रियन हॉल की बात कर लो, एशियन स्कूल की बात कर लो। ये जो स्कूल्स है ना, ये स्कूल क्लास का ऑब्जेक्ट है। क्लास अपने आप में कॉमन नाउन के जैसा बिहेव करते, जैसे ग्रामर में कॉमन नाउन होता है ना बॉयज, बॉयज कहने का मतलब है दुनिया के सारे बॉयज, गर्ल्स दुनिया के सारी गर्ल्स। इसी तरह मैंने स्कूल बोला ना, तो दुनिया के सारे स्कूल के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया। और फीचर्स सेम होते हैं, थोड़े मोड़े इधर उधर होंगे पर फीचर्स सेम ही पाए जाएंगे। हर स्कूल में बच्चे होंगे, टीचर्स होंगे, प्रिंसिपल होगा, क्लासरूम्स होंगे, बेंच डेस्क, वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड या डिजिटल बोर्ड, ठीक है, प्लेग्राउंड होगा। और पढ़ाई वहाँ क्या होगा, टीचिंग एंड लर्निंग, यानी बिहेवियर क्या है, टीचिंग एंड लर्निंग। तो ये जो सिस्टम है वो क्लास है और आउट उसका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर सिंपल से याद रखना, आउट इसका एक स्ट्रीम है या ऑब्जेक्ट है, और ओरिजिनल बिहेवियर है प्रिंट करना, इसका क्या है, प्रिंट। तो आपको ध्यान देना है, मैंने लिखा एंटर प्रिंसिपल। तो ये println काम कैसे करता है, जैसे आप एंटर प्रिंसिपल इसके अंदर लिखोगे तो ये क्या करेगा, आपको एंटर प्रिंसिपल प्रिंट करके दे देगा। लेकिन कर्सर यानी जो प्रिंटिंग करने वाला कर्सर है वो वहां नहीं रुकेगा। अब इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, आप ध्यान से देखो। जैसे एक मेडिकल शॉप है, ठीक है, एक मेडिकल शॉप है, यहाँ पर बहुत सारी दवाइयाँ, ठीक है, और यहाँ पर काउंटर है, यहाँ पर एक मालिक है और एक वर्कर है जो कि आपको दवाई ला के देता है। आप गए और आपने अपना प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, इसने प्रिस्क्रिप्शन देखा, यहाँ गया, सारी दवाइयाँ ली और आपको ला के दे दी, फिर ये यहीं पर रह गया, फिर ये यहीं रहेगा और ही विल वेट फॉर द नेक्स्ट कस्टमर, ठीक है। तो ये समझ लो कि ये जो दवाई दे रहा है ये कर्सर है, ठीक है। दूसरा मेडिकल शॉप है जिसमें क्या हो रहा है, ये यहाँ पर आपकी दवाइयों का रैक पे दवाइयाँ रखी हुई हैं, ये आदमी यहाँ पर है, ठीक है, जो ये मालिक यहाँ पर है। कोई आया प्रिस्क्रिप्शन लेके, ऑनर ने बोला कि देखो सामने वाले को दवाई दे दो, ये यहाँ से आपके पास आएगा, आपका प्रिस्क्रिप्शन लेगा, आपसे सारी दवाइयाँ यहाँ से निकालेगा, आपको दे देगा, आप चले जाओगे, फिर ये वापस अपनी जगह पे चला आएगा। अब दोनों केस में क्या है, दोनों केस में ये है कि पहले केस में ये यहीं रह जाता है, दवाई देने के बाद ये काउंटर पे ही रह जाता है, लेकिन दूसरे केस में ये फिर वापस अपनी जगह पे चला जाता है। यही डिफरेंस है प्रिंट और println में। println क्या करता है कि जब आप इसके अंदर कुछ भी लिखते हो,
वट एवर यू राइट, चाहे वेरिएबल हो कांस्टेंट हो, तो उसे प्रिंट करने के बाद कर्सर फिर लाइन दूसरे लाइन के फर्स्ट प्लेस पे चला जाता है, यानी सब कुछ प्रिंट कर दिया और ये दूसरे लाइन में चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। इट मीन्स आफ्टर प्रिंटिंग द वैल्यू वट एवर इज रिटन इन साइड द फंक्शन, कर्सर गोज टू द नेक्स्ट लाइन। डिड यू गेट दिस? और दूसरा एंटर प्रिंसिपल लिखिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट की बात कर रहा हूं मैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में क्या है कि यहां जो कुछ भी है इसे ये प्रिंट करेगा और कर्सर नेक्स्ट लाइन में ना जाके ये इसी लाइन में रहेगा, इट विल रिमेन इन द वेरी सेम लाइन। So if someone will ask what is the difference between print and println, println function prints all the things written inside its function, written inside its parenthesis, and after printing it goes, cursor goes to the beginning of the next line। ठीक है, अब प्रिंट की बात करते हैं। प्रिंट क्या करता है? आफ्टर प्रिंटिंग whatever is there inside the function, after printing it cursor remains in the very same line, कर्सर नेक्स्ट लाइन में नहीं जाता है, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो आज हम एक प्रोग्राम करेंगे, ठीक है, और वो प्रोग्राम क्या है, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे आज का हमारा प्रोग्रामिंग सेक्शन। मैं आपको फिर से बता दूं, प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इनपुट आपका सीक्वेंशियल कोड ही होता है मोस्टली, क्योंकि हम सीक्वेंस में ही इनपुट लेते हैं। आउटपुट भी हमेशा सीक्वेंशियल कोड ही होता है लगभग, पर प्रोसेसिंग में 3 तरह की कोड हम लिखते हैं, सीक्वेंशियल, कंडीशनल, इटरेटिव। ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। और दुनिया में कोई भी प्रोग्रामर वो कहीं भी काम कर रहा हो, चाहे वो एप्पल की कंपनी में काम कर रहा हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा हो, they write only 3 types of code, sequential, conditional, iterative. Once you understand how to write things, आप यदि समझ लो। अच्छा, मैं आपको 1-2 बातें और समझाता हूँ, जैसे एल्गोरिदम। प्रोग्रामिंग में इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम एल्गोरिदम होता है फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, स्टेप बाय स्टेप। या दूसरा डेफिनेशन हो सकता है अ वे टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। किसी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कैसे करें, इसी को हम एल्गोरिदम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे एक नदी है, बचपन में ये मैंने मैथ्स में पढ़ा था, देयर इज अ रिवर, एक आदमी है, इसके पास एक गोट है, एक लायन है, और नहीं ग्रीन बनाता हूँ, घास। और थोड़ी घास है, ग्रास। अब यहां पर एक स्मॉल बोट, अब इस बोट का कांस्टेंट ये है कि ये आदमी एक बार में अपने साथ एक ही चीज को ले जा सकता है। ये वन साइड है, ये दूसरा साइड है, एक बार में ये अपने साथ एक ही चीज को ले जा सकता है। ये आदमी अपने साथ या तो लायन को ले जा सकता है, यदि लायन को ले जाएगा तो गोट जो है ग्रास को खा लेगी। ये आदमी जो है ग्रास को ले जा सकता है अपने साथ, फिर क्या होगा, लायन जो है गोट को खा लेगी। अब आप लोग ये पूछोगे कि सर लायन क्या गोट और आदमी दोनों को नहीं खा सकती? मैं बता दूं कि ये जो लायन है ये टेम्ड लायन है, ये पाला हुआ है, पर ये गोट को खा सकता है, ठीक है, आदमी को नहीं खाएगा। तो अब क्या आपको समझना है कि ये कैसे इस रिवर को क्रॉस करेगा। तो इसका एक
सबसे बेहतर वे जो होगा, द बेस्ट पॉसिबल वे, एक ही वे है जिसको हम, जिससे क्या करेगा, तीनों चीज़ों को एक साथ तो ले ही नहीं जा सकता, नहीं तो ये क्या होगा, ये कैप्साइज हो जाएगा, उस रिवर में डूब जाएगा। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले अपने साथ ले जाएगा गोट को, अपने साथ गोट को ले गया, इट मीन्स मैन प्लस गोट, इधर ले जाके गोट को बांध दिया। फिर ये आदमी आ गया वापस, फिर ये अपने साथ ले गया किसको, लायन को, किसको ले गया, लायन को, ये लायन को ले गया और गोट को अपने साथ वापस ले आया, मैन प्लस गोट। फिर क्या किया, गोट को उसने इस साइड में बांध दिया और अपने साथ ग्रास को लेके चला गया, और यहां पर ये था गोट, ये है लायन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में ये गोट को लेके आया, सेकंड में लायन को ले गया, और साथ साथ सेकंड में ही जो है गोट को वापस ले गया, ठीक है। फिर ये गोट को इधर लेके लाके बांध दिया और फिर ग्रास को लेके चला गया, ग्रास इधर, यानी मैन प्लस ग्रास, और फिर वापस आके गोट को लेके चला गया, ठीक है। तो ये जो है एक किसी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने को ही क्या बोलते हैं हम लोग, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम इज अ वे, अ मेथड बाय विच वी सॉल्व एनी प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और एक चीज और मैं बता दूं, फ्लो चार्ट, ये क्या होता है, फ्लो चार्ट एल्गोरिदम का जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम is known as flow chart. एग्जाम्पल, जैसे स्टार्ट करना है तो स्टार्ट के लिए जो है ये सर्कुलर बटन यूज़ होता है, एरो फ्लो को बताता है, आपको इनपुट लेना है रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, आपको प्रोसेस करना है पैरेललोग्राम, इनपुट पैरेललोग्राम, प्रोसेस करने के लिए रेक्टेंगल को यूज़ करो, ये एरो जो है डायरेक्शन फ्लो बताता है, फिर आपको आउटपुट दिखाना है पैरेललोग्राम, और फिर प्रोग्राम को रोकना है तो उसके लिए भी ओवल शेप का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये था एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट। तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने जाना जावा क्या है, व्हाट इज जावा। Java is a high level language, it is an interpreted language, it uses compiler as well as interpreter। characteristics क्या क्या है, Java is a case sensitive language। अच्छा, Java का एक और फीचर है, वो है Java provides security। Java एक highly secured language है। Java provides security। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी होगा कि सर ये जो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो क्या इसके अलावा भी किसी और तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, तो होता है पीओपी, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सी उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। सी और उससे पहले जितने भी आते थे सब उसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो चलिए प्रोग्रामिंग करते हैं। आज का हमारा प्रोग्राम क्या है, तो आज हम लिखेंगे एक प्रोग्राम जिसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट को यूजर से क्या लेंगे, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, आप लोग भी लिख लो। Write a program to accept principal rate time from user and print compound interest and amount, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले ब्लू जे को ओपन करते हैं। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट का एक मैं प्रोग्राम मैंने जब पिछली वीडियो रिकॉर्ड करी थी, जो मैंने अपलोड नहीं करा, तो उसमें मैंने बनाया था, तो वो आप लोगों को थोड़ा मैं समझा दूं, जिससे आपका और भी आसान हो जाएगा समझना।
प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, तो इम्पोर्ट जावा यूटिल डॉट स्टार ये तो लिखना ही है। पब्लिक क्लास SI, अगले प्रोग्राम में हम CI लिखने वाले हैं। ये आइडेंटिफायर है, मतलब ये नाम हम देते हैं, नेम गिवन बाय प्रोग्रामर, पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम बाय द प्रोग्रामर, उसे आइडेंटिफायर कहते हैं, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे आपके पापा मम्मी ने आपको नाम दिया है आइडेंटिफाई करने के लिए। नाम क्या होता है? किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो हम प्रोग्राम में भी डिफरेंट चीज़ों को नाम देते हैं, जैसे वेरिएबल्स को नाम देते हैं, क्लास को नाम देते हैं, फंक्शन को नाम देते हैं, ऑब्जेक्ट को नाम देते हैं, ठीक है। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन ये लिखना है। फिर हमने स्कैनर बनाया है, स्कैनर बनाने के बाद वेरिएबल्स बनाया, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम, यहाँ SI बनाया, वहाँ CI बनाएंगे। फिर A फॉर डबल टाइप का एक वेरिएबल A बनाया अमाउंट रखने के लिए, प्रिंसिपल यूजर से मांगा, फिर P में असाइन किया, रेट यूजर से मांगा, R में असाइन किया, टाइम यूजर से मांगा, T में असाइन किया। फिर हमने प्रोसेसिंग पार्ट में प्रोसेस करा और फिर हमने आउटपुट दिखा दिया। तो यही हम अगले प्रोग्राम में भी करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास का नाम क्या देना है? क्लास का नाम देना है CI। कंट्रोल A से सेलेक्ट करें, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, पब्लिक क्लास CI। कमेंट लिखना है, ये हमने क्लास ओपन किया। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्ग्स, कमेंट लिखना है मैन ओपन। कमेंट सिर्फ प्रोग्राम को समझने में आसान करता है। जिस तरह सड़क पे जो बहुत सारे डायरेक्शन दिखाने के लिए जो बोर्ड्स लगे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो भी हमें आसान रास्ता पे चलना आसान कर देता है, किस डायरेक्शन में क्या है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती साइन बोर्ड्स की, पर जब हम बाहर जाते हैं कहीं तो वी नीड साइन बोर्ड्स टू एक्नॉलेज इन विच डायरेक्शन, विच लोकेशन या विच प्लेस इज़ देयर, राइट। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी ये किसी दूसरे आपने लिखा किसी और को समझने में ये आसानी कर देता है। क्लास को सबसे पहले क्या करेंगे? स्कैनर बनाएंगे। क्यों स्कैनर? क्योंकि यूजर से वैल्यू लेना है। स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। वेरिएबल्स बनाना है तो फ्लोट टाइप का। अच्छा, ये डेटा टाइप का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट, जिससे आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये प्रोग्राम समझना और आसान हो जाएगा। देखो, डेटा टाइप्स, क्योंकि प्रोग्रामिंग डेटा और इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर में डाल सकते हैं तो फीड करते हैं या इनपुट एज ए इनपुट प्रोवाइड करते हैं। तो डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट है। डेटा टाइप्स दो तरह के होते हैं, प्रिमिटिव और कंपोजिट। प्रिमिटिव डेटा टाइप में आपके पास आता है इंट। अच्छा, इससे पहले भी है, जैसे बाइट, शॉर्ट, इंट, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, बुलियन और कैर। ये क्या है? ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है। कंपोजिट में क्या क्या आपके पास? स्ट्रिंग, क्लास, एरे, इंटरफेस, ये सब क्या है? कंपोजिट डेटा टाइप है। अभी डेटा टाइप होता क्या है? तो अलग अलग, जिस तरह आप देखो कि आपके घर में अलग अलग बर्तन होते हैं। चाय पीने के लिए कप है आपके पास, राइट। दूध पीने के लिए ग्लास है आपके पास। थोड़ा सा कुछ नाश्ता करना है आपके पास छोटा सा प्लेट है, राइट। खाना खाना है तो फिर बड़ा सा थाली है। ये क्या है? अलग अलग कंटेनर हैं आपके पास। इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी अलग अलग डेटा को रखने के लिए, अब किसी चीज़ को रखना है कुछ तो चाहिए ना आपके पास, ठीक है। आपको एक बड़ा सा पतीला किसी बड़े
पार्टी फंक्शन में जो खाना बनता है बड़े पतीले में बनता है। तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर है प्रोग्रामिंग में कि आपको किस तरह का डेटा बनाना है, क्योंकि अच्छा इसका रीज़न भी है, बर्तन बड़ा होगा उसको रखने का जगह भी ज़्यादा चाहिए, स्पेस भी ज़्यादा चाहिए। कॉन्सेप्ट यहाँ भी वही है। आपको यदि इंटीजर वैल्यू लेना है तो आप बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, ये किसके लिए? सिर्फ इंटीजर। अब बोलोगे सर यदि 4 की ज़रूरत क्या है? मैंने अभी बताया ना, घर में छोटा पतीला है लेकिन किसी रेस्टोरेंट में बड़ा पतीला है, ठीक है, बड़ा बर्तन है। तो आपको यदि नंबर लेना है जैसे कि 10 लाख 15 लाख तक आप इंट यूज़ करो, उससे बड़ा मोबाइल नंबर लेना है तो लॉन्ग यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आपको डेसिमल नंबर्स यूजर से लेने हैं तो फ्लोट, उससे भी बड़ा डेसिमल नंबर लेना है। अब उससे बड़ा का मतलब क्या? जैसे फ्लोट हम लेते हैं, इसे मैंने बनाया फ्लोट। फ्लोट डेटा टाइप है और ये नाम है उस पतीले का x। जैसे मैंने 2.47865, तो डेसिमल के बाद जो प्रिसीजन है, जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो 5 है, फ्लोट में चल जाएगा। पर उससे ज़्यादा चाहिए आपको, जैसे 10 डिजिट चाहिए, 2.8976349294 ऐसा कुछ चाहिए, तो फिर डबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है डेटा टाइप का। तो बेसिकली हम जो है इंट, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, बुलियन क्या है? बुलियन एक डेटा टाइप है जिसमें हम ट्रू फॉल्स यूज ले सकते हैं यूजर से, ट्रू और फॉल्स। कैर क्या है? कैर में कैरेक्टर से, यूजर से एक कैरेक्टर ले सकते हैं, एक कैरेक्टर, या तो ABCD कोई एक कैरेक्टर, ठीक है। तो ये है डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट जो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। आज थोड़ा सा मुझे समझाना था कि ये फ्लोट ही क्यों बनाते हैं, डबल ही क्यों बनाते हैं, वो समझाने के लिए मैंने इतना आपको बता दिया। तो चलिए प्रोग्रामिंग पार्ट में आते हैं इधर। तो मुझे यूजर से क्या लेना है? प्रिंसिपल लेना है। यूजर से जो प्रिंसिपल लेना है, तो प्रिंसिपल यूजर डेसिमल में भी डाल सकता है, 50,000.50 रुपीज़। इसलिए हम प्रिकॉशन के लिए फ्लोट ले लेंगे। इसका इनिशियल वैल्यू क्या रखेंगे? 0। अच्छा, फ्लोट की एक पहचान है, आप चाहो तो 0.0f लिख सकते हो, 0.0f। आप 0 भी लिखोगे चलेगा, ये भी लिखोगे चलेगा, ठीक है। फ्लोट रेट लेना है, इसमें भी आप 0.0f लिख दो, कोई बात नहीं। टाइम लेना है, टाइम इंट में ही लेंगे, इंट t इक्वल्स टू 0। ये इनिशियल वैल्यू है। जिस तरह बर्तन खाली है तो उसमें एयर है ना, इसी तरह मैंने 0 डाल दिया है। इंटीजर टाइप का डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होता है, फ्लोट डबल का 0.0f या 0.02d आप लिख सकते हैं, 0 भी चलेगा। अब हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट, डबल, डेसिमल के बाद बहुत ज़्यादा वैल्यू आना है, तो डबल अमाउंट a इक्वल्स टू 0.0d। ये कुछ एरर हो रहा है, 0.0d, और फिर CI कैलकुलेट करना है, CI में डाल दो 0.0d। देखो कोई एरर नहीं बता रहा, ठीक है। अब हमें यूजर से वैल्यू मांगना है, तो हम लिखेंगे इनपुट पार्ट सिस्टम डॉट आउट। अच्छा, आप लोगों को देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो मैं इसके साइज प्रेफरेंसेस में जाके इसके साइज को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यूजर से जब भी मांगना हो तो प्रिंट ही लिखें आप, एंटर प्रिंसिपल। किस में असाइन करना है? p इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट। अच्छा, फ्लोट है तो नेक्स्ट फ्लोट, ये भी मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये है क्या नेक्स्ट फ्लोट। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एंटर रेट r इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एंटर टाइम t इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि इसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है, तो नेक्स्ट, सॉरी, इंट। अब क्या करना है? प्रोसेसिंग
मैं बाइफरकेट करके इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आएगी चलती कैसी हैं। पहले हमने स्कैनर बनाया, और स्कैनर की ज़रूरत क्या है, टू एक्सेप्ट वैल्यू फ्रॉम यूज़र। विदाउट स्कैनर हम वैल्यू नहीं ले सकते हैं। पहले जावा में जो है ना बफर रीडर, इनपुट स्ट्रीम रीडर का यूज़ होता था, बफर रीडर क्लास बना का ऑब्जेक्ट बना के, पर अब नहीं, अब हम स्कैनर यूज़ करते हैं क्योंकि बफर रीडर ऑब्सलीट हो चुका है। प्रोसेसिंग क्या करेंगे, तो चलिए लगाते हैं, यूज़ करते हैं अमाउंट का फॉर्मूला, सबने पढ़ा होगा, P इंटू ब्रैकेट के अंदर 100 प्लस R ओवर 100.0 एक और ब्रैकेट लगाया जाए, कॉमा T। अच्छा, यहाँ पर जो हमें एक फंक्शन लगाना था, जिस फंक्शन का नाम है मैथ डॉट पाव। ये फंक्शन काम कैसे करता है, तो ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है, तो ये भी मैं आपको बता ही दूँ। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो मैथ डॉट पाव जो है एक मैथमेटिकल फंक्शन है, जो आपको यहाँ देखिए मैथ डॉट पाव 2,3 मैंने लिखा। एक्चुअल में यदि आपके पास मैथ्स में ऐसा एक्सप्रेशन हो तो इसको हम जावा में ऐसे लिख सकते हैं, पाव मीन्स पावर 8, ये आपको क्या देगा 8.0। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास अमाउंट इक्वल्स टू होता है P इंटू 1 प्लस R ओवर 100 टू दी पावर T। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो P तो हमने P लिख दिया इंटू मैथ डॉट पाव। पाव के लिए बेस क्या है हमारा, बेस ये है, तो हमने ऐसे लगाया। अच्छा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसे हमने क्या किया 100 प्लस R अपॉन 100 कर दिया, 100 प्लस R, नीचे में 0 लगा दिया क्योंकि नहीं तो फिर पूरा टोटल वैल्यू कॉमा T। तो मैंने इसे भी एक ब्रैकेट में डाल दिया जिससे मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि हमें इसे यदि जावा में लिखना है तो मैथ डॉट पाव फंक्शन यूज़ करना होगा। बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो हम आगे देखेंगे। ये तो मैं छोटी छोटी चीज़ें जो ज़रूरत हैं और जो मैं लिख रहा हूँ और आपको समझ में ना आए कि सर ने कैसे यूज़ किया, तो फिर मैं यहाँ यूज़ बता रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये आ गया आपका अमाउंट। अब क्या चाहिए आपको, CI कैसे निकलेगा, CI इक्वल्स टू होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अब आउटपुट पार्ट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। compound interest is CI amount is A। प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है और हम इसे कंपाइल करके देखेंगे, कोई एरर नहीं है। रन करके देखते हैं, रन कैसे करेंगे, राइट क्लिक कीजिए और ओके, एंटर प्रिंसिपल। क्या मांग रहा है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, जैसे मैं डालूंगा इसमें 10,000, रेट 10%, टाइम 3 years। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 3310। और देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 प्रिसीजन तक आपको कैलकुलेट करके दे रहा है, इसीलिए हमने डबल का इस्तेमाल किया। जो फ्लोट है वो भी डेसिमल वैल्यू लेता है या दिखाता है, पर उसका प्रिसीजन जो है ना वो 6 to 7 डिजिट तक है, और डबल का प्रिसीजन जो है वो मोर देन 7 to 15 डिजिट्स तक है। तो ये डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा आज का प्रोग्राम रहा। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आप देखते रहो, और जो प्रोग्राम मैं क्लास में यहाँ वीडियो लेक्चर में कराता हूँ आप भी उसे टाइप करो, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप यदि इन चीज़ों को सही से फॉलो करोगे
आपको किसी भी टीचर के पास प्रोग्रामिंग पढ़ने के लिए कभी नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। एक बार आपका अंडरस्टैंडिंग प्रोग्रामिंग में डेवलप हो जाए कि चीज़ें कैसे फंक्शन करती हैं, ठीक है, तो फिर पाथ वुड बिकम वेरी स्मूथ फॉर यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि जितनी कॉन्सेप्ट हैं वो सब आपको समझ में आई होंगी और मैं आपको बेहतर तरीके से समझाने में सफल हो पा रहा हूँ। तो आप जब भी वीडियो देखें आप कमेंट करें और बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में कल। बाय बाय।